नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी ने गडकरी को शायद ठिकाने लगा ही दिया। गडकरी सोच रहे हैं इस्तीफा दे दें, बजाय इसके कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का घमासान क्या रुकेगा नहीं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है। चलते हैं उनके पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब आज तो आपकी शर्ट की तारीफ वारीफ होगी नहीं, क्योंकि टी शर्ट मुंबईया वाली पहनी हुई है आपने, तो अब इसलिए आपको आपका पहनूंगा नहीं। तारीफ सीधा चालू कर अब दीजिए। आप अब आप सीधे चालू करिए मोदी साहब की और शाह साहब की काबिलियत पर, उनके हुनर पर। गडकरी साहब की देखिए, ऐसी बैंड बजाई गडकरी साहब की कि गडकरी साहब खुद ही कह रहे हैं कि भाई मेरी उम्र हो गई, ये तुम पकड़ लो, मेरा पिंड छोड़ो। क्योंकि गडकरी साहब के बेटों की एथेनॉल की कहानी आ गई सामने। चीनी का मुद्दा बढ़ता चला गया, चीनी रॉकेट बन गई। तो गडकरी साहब अपनी झोली उठा के किनारे करना चाह रहे हैं, इससे पहले कि उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए। तो क्या ये इस बुरे दौर में गडकरी जी सरेंडर क्यों कर गए? क्योंकि ये तो मोदी साहब का और शाह साहब का ये बड़ा खराब वक्त है। जैन अल्फा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज ने पूरे देश क्या पूरी दुनिया को गुजा दिया है। ऐसे मौके पे गडकरी साहब सरेंडर कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। डर क्यों गए? कि आरएसएस ने हाथ पीछे कर लिए? कहानी क्या है मलिक साहब? संजय जी, अगर आप देखेंगे अभी कई नेता समझौता कर रहे हैं, कुछ समझौते चल रहे हैं संघ में और भारतीय जनता पार्टी में। कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ लोग पीछे जाएंगे, कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को लाया जाएगा। ये बदलाव का दौर है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। और आप दो बड़े उदाहरण पे थोड़ा गौर करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक समय यह था कि भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही थी और कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री का डंका बज रहा था, और एकाएक कल्याण सिंह को हटा के राजनाथ सिंह को बनाया था, और फिर कबर खुद गई थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। फिर करीब 30 साल लगे सत्ता में आने के लिए। दूसरा उदाहरण आपके लिए दिल्ली का है, जहां साहब सिंह वर्मा कद्दावर नेता, दिल्ली के जाट नेता, जाटों की दिल्ली, वहां पे वो काबिज थे मुख्यमंत्री के रूप में। और यही प्याज वाली बड़ी घटना हो गई थी, और उनका इस्तीफा लेकर सुषमा स्वराज को बनाया गया था। और सुषमा स्वराज जी ने ऐसा दफनाया भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कि 30 साल लग गए वापस आने में। तो ये जो परिणति है, ये अब मैं केंद्र में देख रहा हूं संजय जी। केंद्र में जिस प्रकार से हालत देश की है, जिस प्रकार से हालत भारतीय जनता पार्टी की है, जिस प्रकार से हालत सरकार की है, ये और जिस प्रकार से हालत संघ की है, संघ पे मुझे नहीं लगता कभी 100 साल में इस प्रकार के आरोप लगे होंगे जिस प्रकार के आरोप अभी संघ के ऊपर भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन इस तरह से होने के बाद में आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि अब मोदी जी का चेहरा धुंधला हो गया है, और संघ ये समझ चुका है। 3 दिन का जो विशाखापट्टनम में मंथन हुआ है, उसमें ये हो गया है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है। संजय जी, चीनी जो 40-45 रुपए बिक रही थी कुछ दिन पहले, आज वो 80 से 85 के बीच में बिक रही है। और अभी तो आगामी त्योहार आने शुरू हो गए। 2 दिन बाद आपकी राखी है, उसके बाद आपकी दिवाली है, दूसरे त्योहार हैं, जन्माष्टमी आ रही है। आप ये देखिए, ऐसे में चीनी तो 100 रुपए क्रॉस कर जाएगी। ऊपर से एथनॉल की बात आप कर रहे हैं। तो ये सारे, और उसके बाद अब आज एक खबर आ गई है कि प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं। तो गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा अगर प्याज भी आप महंगा कर दोगे? तो इससे कहीं ना कहीं सरकार भी घिरी हुई नजर आती है, इससे कहीं ना कहीं संघ भी घिरा हुआ नजर आता है। तो बचने का रास्ता किस प्रकार से ढूंढा जाए, उस पर मंथन चल रहा है। और मंथन के लिए सारे सेनापति जो है देश छोड़ के निकल लिए हैं। आज संचालक जो है हमारे मोहन भागवत जी, वो अमेरिका निकल लिए हैं। अपनी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, वो पहले ही निकल रही हैं। वो कनाडा और अमेरिका में वहां पे जाकर तैयारियां कर रही हैं। मोहन भागवत जी आ रहे हैं। इधर जापान चले गए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। रूस चले गए हमारे विदेश मंत्री जी। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, वो चाइना में बैठे हुए हैं। तो कोई बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन देश में जिस प्रकार से महंगाई है, और देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी गूंज कर रहे हैं छात्रों की, उस गूंज में कहीं ना कहीं उलझ के रह गए हमारे अमित शाह जी। और वो कहीं जा नहीं सकते।
उनको दिल्ली में रहना पड़ता है, उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। अब वो क्या करें? जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था की हालत है देश में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से आज अमेरिका ने कुछ और प्रतिबंध इराक पे लगाए हैं, उससे रही सही जो हमारी चीजें थी, हमारा जो एक्सपोर्ट होता था ईरान को, वो लगभग 90 से 95% बंद हो गया है। उसमें दो तीन चीजें बची हुई थी, हमारी चाय जाती थी, चावल जाता था और दवाइयां जा रही थी। वो मानवीय आधार पर, मानवता के नाते था कि भाई ये चीजें जा सकती हैं। अब वो भी बंद हो जाएंगी, ना आपका चाय जाएगी, ना आपका चावल जाएगा, दवाई भेजनी हो भेज दो आप। तो जब आप सारी चीजें हो जाएंगी, हमारी तो ये भी हालत नहीं है कि हम अमेरिका को कह दें नहीं हम तो भेजेंगे, हम तो व्यापार करेंगे। चर्चा ये चल रही है कि जब जब मोदी जी शेयर करते हैं, ट्रंप साहब के साथ बैठ के बात करते हैं, टेबल शेयर करते हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा मामला होता है। तो इसलिए मोदी जी को दूर रखा जाए ट्रंप से, ट्रंप का चेहरा ना दिखे उनको और ट्रंप को उनका चेहरा ना दिखे, इसलिए उचित दूरी बना के रखें। आगामी अगले महीने में जो ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, उसमें कैसे ट्रंप का सामना मोदी जी करेंगे, मैं तो ये सोच के हैरान। संजय जी, अंदर की खबरें आ रही हैं, आज ही वहां के किसी लोकल आदमी ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि करीब 60 किलोमीटर जमीन और दबा ली है चीन ने। लोग त्राहिमाम अरुणाचल में कर रहे हैं। आप देखिए मोदी जी हर स्टेट में 10-10 बार जा चुके हैं, यूपी कितने चक्कर लग चुके हैं, आज तक मणिपुर नहीं गए। तो ये क्या कह रहे हैं? जिनको जवाहरलाल नेहरू मुकुट बताते थे भारत का, ये सेवन सिस्टर बताते थे हम उनको, उत्तर पूर्व को, आज मोदी जी उधर जा ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मुकुट खराब है, ये बिना मुकुट के रहना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां देश में बनी हुई है, क्या किसी चीज से बचने के लिए खाली मुंह फेर लेना ठीक है उससे, या मुंह फेर लेने से काम चल जाएगा, या उस समस्या का सामना करना पड़ेगा? समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं बहुत सारी, और दो जो सबसे बड़ी समस्या है संजय जी, रोजगार की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की भी है। आप देखिए कि अभी कोई कह रहा स्वाइन फ्लू आ गया, कोई कह रहा कोरोना चल रहा है। कम से कम हर एक घर में आप देखेंगे, अगर किसी के घर में 5 सदस्य है तो 3 या 4 लोग बीमार हैं किसी न किसी वजह से। दिल्ली जैसे शहर में कह रहे हैं स्वाइन फ्लू फैला पड़ा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सरकार मस्त है अपने में, सरकार को पता ही नहीं है। हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार चल रहा है, प्राइवेट में आप जा नहीं सकते, प्राइवेट में आप गलती से भर्ती हो गए तो आपका घर बिक जाएगा। तो कहां हमने देश को लाके खड़ा कर दिया है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लोग हैरान हैं कि गडकरी ने लिखा क्यों? मेरी उम्र हो गई, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। गडकरी इतनी आसानी से हार मानने वाले योद्धा तो नहीं है। और क्या इस लिखने के बाद अब ये माना जाएगा कि मंत्रिमंडल से गडकरी की छुट्टी हो रही है, गडकरी को हटाया जा रहा है? किसी समय में गडकरी को मोदी का सबसे बेहतर मंत्री बताया जाता था। लोग कहते थे अगर बेहतर काम हो रहे हैं तो गडकरी में। लेकिन फिर दिल्ली की एक सड़क आई, आपको याद होगा, केजरीवाल ने खुलासा किया कि सोने की सड़क है, जरा सी दूरी की सड़क, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। और उसके बाद एक गडकरी के घोटाले खुलते चले गए। फिर गडकरी ने कहा कि साहब, मेरे को साजिश की जा रही है, मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, बाकायदा प्रायोजित। और लोग तो बताते हैं कि अमित मालवीय का नाम लिया उन्होंने, संघ में शिकायत की गई। बड़ा सवाल यह है कि गडकरी के खिलाफ ये प्लान कौन कर रहा था? क्या मोदी, क्या शाह, क्या विपक्ष राहुल गांधी? कौन कर रहा था ये प्लान गडकरी के खिलाफ? और गडकरी के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कोई प्लान हो सकता है, फिर मेरे और आपकी तो हैसियत क्या है? हम लोगों के खिलाफ कभी भी प्लान हो जाएगा। गडकरी क्या वास्तव में मंत्रिमंडल से छुट्टी पा जाएंगे? और अगर मंत्रिमंडल से हटाया जाता है गडकरी को, या खुद हटते हैं, तो इसका संदेश बीजेपी में क्या जाएगा? वसुंधरा राजे को डर लगेगा, नहीं लगेगा? योगी आदित्यनाथ को डर लगेगा, नहीं लगेगा? मनीष साहब, संजय जी देखिए, वसुंधरा राजे को डर लग के अब क्या होगा? अब तो डर उनका निकल चुका है, अब क्या रखा है डर करने में? अब तो गंगा में पानी बह चुका है। अब योगी जी का अगर 9 साल में कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा अंत में? डरना वरना उनका निकल गया है। आपने जो सवाल पूछा है कि गडकरी जी को कौन हटाना चाहता है, भाई वो थ्योरी है ना, पुलिस की थ्योरी है। अगर किसी का मर्डर हुआ है, किसी के घर में डकैती हुई है, तो पुलिस किस थ्योरी पे जांच करती है कि भाई इसके मर्डर होने से फायदा किसको हो रहा है, उस एंगल पे जांच करते हैं। अगर गडकरी जी हटते हैं तो उसका फायदा किसको होगा? गडकरी जी के कंपटीटर संजय शर्मा या केपी मलिक तो है नहीं।
ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आपको या मुझे मिलेगी कल सुबह, हम शेरवानी वगैरह सिलवाएं, ऐसा तो कुछ है नहीं। गडकरी जी कंपटीटर किसके थे? गडकरी जी क्या कर सकते थे? क्या गडकरी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता था क्या? तो इसलिए गडकरी जी के पर कतरे गए। दूसरी बात यह है कि योगी जी की जो हम लगातार बात करते हैं कि योगी जी के पीछे कौन पड़ा हुआ है, योगी जी के पीछे वही पड़ेगा जिसके लिए वो खतरा साबित होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये तो एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी संजय जी समझ सकता है कि कौन खतरा बना हुआ है। अमित मालवीय जी अगर पड़ेंगे पीछे गडकरी के, तो अमित मालवीय तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन नहीं रहे, उनके आका बन सकते हैं। तो वो अपने आका के लिए रास्ता साफ कर सकते हैं, और उनके आका का नाम तो आप जानते ही हैं। इसीलिए तो अब उनके आका के जितने लोग जहां-जहां थे, उनको चुन-चुन के हटाया जा रहा है। कुछ को हटा दिया गया है और कुछ को बहुत जल्द आप हटते हुए देखेंगे। क्योंकि आका के पर कतरे जा रहे हैं। आका के सबसे बड़े कंपटीटर जो थे, वो गडकरी जी थे, और इसीलिए महामानव भी डरे हुए हैं क्योंकि उनके भी कंपटीटर वही हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको कल भी ज़िक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो सत्ता का त्रिशूल था, ये जो इनके हाथ में था, वो सत्ता का त्रिशूल इनके हाथ से छिन गया है, और इनके जो महामानव थे उन्होंने समझौता कर लिया है कि हमें तो एक पाया सा पकड़ा दीजिए, बस सत्ता के जो 3 शूल हैं ये, एक शूल हमें पकड़ा दीजिए और 2 मोहन भागवत जी आप रख लीजिए, आप जैसे चाहें करें, और राम माधव जी को भेज दीजिए, ये अपना करते रहें। तो उस जो त्रिशूल था सत्ता का, वो उन्होंने ले लिया, एक शूल मोदी जी को दे दिया, बम-बम चल रहा है। अब जिनको कुछ नहीं मिला वो दिक्कत में है, और जिनको मिल गया, जिनकी लॉटरी किसी की खुल गई है, किसी की खुलने वाली है। और वसुंधरा जी आ गई हैं इतने दिन बाहर रहते हुए। राम माधव जी आ गए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, आने की तैयारियां कर रहे हैं। अब कहाँ हैं बेचारे हमारे दोस्त संजय मयूख, कहाँ है अरुण सिंह जी, कहाँ है नरोत्तम मिश्रा जी? आपको पता है ना, नरोत्तम मिश्रा जी के कुछ और क्रांतिकारी साथियों ने इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से ही दे दिया। तो ये क्या हो रहा है पार्टी में? तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि जो बुझा-बुझा चेहरा चाणक्य जी का दिख रहा है, और चाणक्य जो गफलत में है, चाणक्य जो दिक्कत में है, वो दिक्कत का कारण क्या है? देखिए, बहुत सारी चर्चाएँ विशाखापट्टनम में हुई है। विशाखापट्टनम में एक-एक चीज़ की चर्चा हुई है, 3 दिन लगे हैं, वहाँ कोई 1 दिन की चर्चा नहीं हुई है। गंभीरता से चर्चा हुई है। और मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको दिल्ली का और लखनऊ का, यूपी की सरकार का, कल्याण सिंह का, राजनाथ जी का। तो वही परिणीति क्या दिल्ली में तैयार हो रही है? क्योंकि समस्याएँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप सँभाल नहीं पाएँगे। कॉकरोच साहब फिर बैठ रहे हैं 5 तारीख से। राहुल गांधी झंडा लिए घूम रहे हैं, वो तो अब सड़क पे उतर जाते हैं, वो देख ही नहीं रहे कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। वो तो कहीं भी सड़क पे बैठ जाए, वो पता चला गाड़ी में जा रहे हैं और अब देखें बस स्टॉप पे झगड़ा हो रहा है, वो गाड़ी रोक के वहां बैठ जाएंगे बस स्टॉप पे, हाँ भाई बताओ, चलो चले एफआईआर करने। पास में थाना कौन सा है? वो बोलेगा जी कमला नगर थाना है, कोई बोला नहीं नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय थाना नजदीक है, तो चलो वहां चले। भाई गए थे ना मंदिर मार्ग लेके उसको, उस लड़के को मंदिर मार्ग थाना ले गए, वहां एसएचओ ने कहा कि साहब यहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे, आप वहाँ डीसीपी साहब के पास चले जाओ। बोला वो कहाँ है? संसद बाग थाना। बोले चलो चलो। तो जब वो इस पे उतर आए हैं, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? उनके पास खोने को क्या है? वो तो जो खोना था खो चुके। तो परिस्थितियां इतनी विकट और गंभीर हो चली हैं कि इनको समेटना अब मुझे नहीं लगता इस सरकार के बस का है। और सरकार के चाणक्य हो, सरकार की रणनीति हो, हर रणनीति हर जगह फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा कारण जो है संजय जी, अब जो पहाड़ टूटने वाला है महंगाई का, इससे त्राहिमाम लोग हो जाएंगे, और फिर इसको कंट्रोल करना वो इनके बस का नहीं है। तो फिर ये कह देंगे भैया तूफान आ गया, बाढ़ आ गई है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अपना अपना इंतजाम खुद कर लो। मोदी जी ने कह दिया था ना कोरोना में कि भाई साहब अपना अपना इंतजाम खुद कर लो, हमारे कहने से एक काम कर लो, टॉर्च वगैरह जला लो बालकोनी में, और ताली और थाली बजा लो, डर का शायद कोरोना भाग जाए। तो ऐसा ही अब कहेंगे भैया महंगाई आ गई है, हम क्या करें, चीनी महंगी हो गई है, हम क्या करें, प्याज महंगा हो गया है, तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है। अरे भाई जो मंदिर की चोरी पे कुछ नहीं कर रहे, वो प्याज पे क्या करेंगे? तो इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे, करना सब जनता को है। तो जनता में जो लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जो भी हो, अब करना तो उनको है, तो इनको कुछ नहीं करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। और राहुल गांधी भी चुन-चुन के नावी पे वार कर रहे हैं। जैसे रावण की नावी में अमृत था ना, तो वैसी नावी देख रहे हैं। इलाहाबाद,
पुणे और अब सुनने में आ रहा है कि नागपुर में छात्रों का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। समझ हम्म। सकते हैं आप कि नागपुर में क्यों हो रहा है? नागपुर में बैठ के मनुस्मृति की बात की जाएगी, सबसे वाहियात ग्रंथ की बात की जाएगी। कहा जाएगा भाई नागपुर में केवल आरएसएस मुख्यालय पे पंडित जी लोगों को कब्जा क्यों, सिर्फ ब्राह्मण क्यों, हमेशा रज्जू भैया के अलावा ब्राह्मण ही अध्यक्ष क्यों, संयोजक क्यों बनता है। ये सब नहीं, चीजें दर्द पुरुष तो ही पैदा क्यों? करेंगी। पुरुष क्यों? पुरुष क्यों? महिला पुरुष क्यों क्यों, नहीं? महिला क्यों नहीं, पिछड़ा दलित क्यों नहीं, महिला क्यों नहीं। अब अगर ये बात नागपुर में राहुल गांधी सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स के बीच में उठाएंगे तो नागपुर में दर्द होगा। मोहन भागवत जी अमेरिका घूम रहे हैं, अमेरिका में पाचन शक्ति की थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। क्या खेल है ये नागपुर की स्ट्रेटेजी का, क्या लगता है? नहीं संजय जी, आपको ये देखना होगा कि राहुल गांधी ने जो फोकस किया है छात्रों पे, युवाओं पे, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा मोल्ड किया है। अब वो छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादा संवाद कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर आप ट्रेंड देखें, चाहे वो बिहार का ट्रेंड हो, मध्य प्रदेश का ट्रेंड हो, महाराष्ट्र का ट्रेंड हो, और चाहे वेस्ट बंगाल का ट्रेंड हो, इन्होंने सीधा महिलाओं को टारगेट करते थे कि महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दिए और धड़ाधड़ वोट पड़ गए। अब राहुल गांधी ने भी महिलाओं को टारगेट किया है, महिलाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। वो 10 हजार तो दे दिए आपको, लेकिन जो पूरे साल ठगते हैं फिर ये 5 साल आपको, आपकी सब्सिडी खत्म करा दी गैस की, सस्ती गैस दे रहे थे आपको, उसका क्या हुआ? तो वो जब सवाल पूछते हैं तो ये जागरूक होते हैं। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी उन हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आपको पता है कि योगी जी ने अनाउंस आज ही किया है कि यूपी में महिलाओं का बसों में फ्री है। 9 साल में याद नहीं आया इनको, अब इलेक्शन से चंद महीने पहले याद आ गया कि महिलाओं की यात्रा बसों में फ्री है यूपी में। और जैसे इससे महिलाएं गदगद हो जाएंगी। महिलाओं को तो आपने फ्री कर दिया बस में, जो उनको 1 महीने में, 6 महीने में बस में बैठना होगा, और जो रोज उनको चाहिए प्याज और चीनी, वो 100 रुपए किलो बेचेंगे। तो अब इतनी महिलाएं तो समझदार हैं वो ये कहती है हमें रसोई की जिम्मेदारी है पहले रसोई देखनी है, यात्रा तो हम बाद में देख लेंगे। तो ये सारी चीजें सोचते हुए राहुल गांधी ने महिलाओं को टारगेट पे लिया है, छात्राओं को टारगेट पे लिया है। और संजय जी, मैं ये कह रहा हूं, वो तो वाजिब सवाल पूछ रहे हैं ना, वो तो महिलाओं के हाथ में ही माइक दे रहे हैं, भाई आप ही बताइए अपनी समस्या, और उनकी समस्याओं में वो शामिल हो जाते हैं। और यहाँ वन वे ट्रैफिक चल रहा है, इधर ये संबोधन दे रहे हैं मंच पे खड़े होके, ये मन की बात कर रहे हैं, उधर से कुछ सुनते नहीं है। तो दिक्कत यहाँ हो रही है। तो इसलिए मैंने जो उदाहरण आपको दिया है राहुल गांधी का या विपक्ष का, और विपक्ष के पास कुछ खोने को बचा नहीं है संजय जी। अगर यही हरकतें ममता बनर्जी जब जमीन पे उतर के करेगी, तो ममता बनर्जी के पास अब क्या बचा है खोने के लिए? क्या बचा बताइए उनके पास? और क्या छीनोगे उनका सड़क पे उतरने के अलावा? और सड़क की तो वो महारानी नहीं है, सड़क पे तो उतरती है, वो तो चप्पल भी टूटी हुई पहनती है। उसको तो ये भी चिंता नहीं है कि रैली में कहीं भगदड़ में अगर चप्पल छूट गई तो क्या होगा, छूट जाए, पुरानी चप्पलें। तो अगर इस तरह के लोग सड़कों पे उतरेंगे तो ये उनका मुकाबला कैसे करेंगे? निशिकांत दुबे जी बचाने हर जगह नहीं आ पाएंगे, वो तो पार्लियामेंट में बचा सकते हैं, आप सड़कों में थोड़ी आएंगे वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक टाइम में ऐसा होता था, केपी मलिक साहब, जो सीनियर नेता होते थे, अच्छे नेता होते थे, वो दागदार लोगों को अपने पास नहीं आने देते थे, बेईमान और भ्रष्ट लोगों को आने नहीं देते थे। पिछले दिनों लखनऊ में ताज होटल का उद्घाटन हुआ, मैं देखकर हैरान कि साहब बनवा कौन रहा है? एप्को कंपनी के अनिल सिंह। ये अनिल सिंह कौन है? सिंह इज किंग उत्तर प्रदेश में चलता ही है। फिर मैंने जरा सिंह साहब की पड़ताल करी। एप्को कंपनी को पीडब्ल्यूडी विभाग में सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके दे दिए गए। स्वर्गीय उमाशंकर सिंह विधायक, उनकी और अनिल सिंह की यूं दुश्मनी थी। बनारस के एक ठेकों को लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ 6-6 बार शिकायतें हुई, जांचें हुई। अनिल सिंह की कंपनी रातों रात स्टार बन गई, सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके लेने लगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो धंसा, उसमें भी भाई साहब की कंपनी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काफी हिस्सा बनाया था। फिर मुझे पता चला कि इनकी कंपनी में 2013-21 में इनकम टैक्स की रेड हुई थी। सीबीआई की एक जांच में इनका नाम, एफआईआर हुई थी या नाम आया था। ऐसी दागदार कंपनी के आदमी, चेयरमैन मालिक अनिल सिंह के संग योगी आदित्यनाथ की गलवैयां। योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वहीं पे एक पंडित जी अनिल सिंह के बराबर में बैठे हैं, कोई शर्मा है, राजकुमार शर्मा, जो भी नाम हो। बताया तो उन पंडित जी को लिए लेने के लिए अनिल सिंह का चार्टर जाता है। पंडित जी योगी जी के बराबर बैठे हुए हैं, गुरु हैं अनिल सिंह के। उन चार्टर जहाज है अनिल सिंह पे।
तो ये जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए, और ख़ासियत क्या है कि अनिल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। 30 करोड़ का चंदा दिया तो सारे गुनाह माफ़। क्या नैतिकता है? अब योगी जी किस मुँह से कहेंगे कि ईमानदार हूँ, ईमानदारी की बात करता हूँ। ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जिसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो रही है, सीबीआई में नाम आ रहा है, 30 करोड़ का चंदा ले रहा है, उसको योगी जी बराबर में बिठाए हुए हैं। अब लोग ठाकुरवाद की बात करते हैं, मैं इन बात में यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय को बताना चाहिए, भाई अनिल सिंह केवल ठेकेदार है, विशुद्ध ठेकेदार है, ठेकेदारी की लाइजनिंग करता है, पीडब्ल्यूडी में ठेकों के लिए लॉबिंग करता है, बड़े बड़े ठेकों की लॉबिंग करता है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा दूर रखिए इससे, ऐसे आदमी से। देखिए मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये सब क्या है? संजय जी, इसी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। हालांकि व्यक्ति वो दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनको माना अच्छा नहीं जाता। डीपी यादव बहुत बड़े बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश के, आप सब जानते हैं। और सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे, और वो वास्तव में लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग असहज हो गए और वाजपेयी जी ने तत्काल उनको बाहर करने का आदेश दिया। मतलब कुछ घंटे वो भारतीय जनता पार्टी में रह पाए। और वाजपेयी जी ने, जब हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बड़े भावुक मन से बताया कि वाजपेयी जी ने मुझे बुला के ये कहा कि आप नेताजी के सामने चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। लेकिन वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को और पूरी पार्टी को ये लगा कि हम एक पैंतरेबाजी के लिए, एक सीट की पैंतरेबाजी के लिए पूरी पार्टी की बदनामी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिद्धांतवादी पार्टी हैं। एक तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, एक आज की भारतीय जनता पार्टी है। आप खाली एक ही अनिल सिंह को क्यों गिन रहे हैं? शुरू कर दीजिए उधर आसाम से लेके आपका बिहार, आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी में तमाम दूसरे मंत्री कौन है? आजकल तो ये गहना बन गया, आजकल तो ये उनकी टीआरपी है, आजकल तो ये उनका एक गुण है बड़ा, जिसकी वजह से वो हमसे आगे, आपसे आगे निकल रहे हो। आजकल जितने बड़े आप नंग हैं, जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जितने बड़े डकैत हैं, ये इतना ही अच्छे व्यक्ति हैं आप राजनीति के लिहाज से। मुझे तो याद आता है जब चौधरी चरण सिंह के किस्से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और बाकी लोग सुनाते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने आगरा क्षेत्र में किसी को टिकट दे दिया विधायकी का, और जब वो प्रचार करने गए तो वो गाड़ी में जब जा रहे थे तो गांव के लोग कुछ बैठ गए, वहां के जो पुराने लोग थे उन्होंने पूछा, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे है? बोला सर बाकी तो सब ठीक चल रहा है, ये टिकट कैसे दे दिया आपने इसको? बोला क्यों? बोला ये तो एक नंबर का नशेड़ी है, और वो बेचारा दारू पीता था सिर्फ। देखिए, आज तो दारू पीना अपराध ही नहीं है। और जब ये पता लगा चौधरी साहब को कि ये व्यक्ति दारू पीता है, वो बाकायदा मंच पे पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि भाइयों देखो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और वहां के जो लोकल लोग थे बोले, चौधरी साहब कहा कह रहे हैं, कहा कह रहे चौधरी साहब, इनसे कहा अपराध हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे से अपराध हो गया और मेरे से एक नशेड़ी को टिकट दिया गया गलती से। तो भाई ऐसा नहीं है कि ठीक, एक गलती तो हो गई, दूसरी गलती कतई नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ऐसा ना हो जीत जाए, तो इसको हराना है। अब आप बताइए, क्या जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और वरिष्ठ नेता आपके आए हैं और वो आपको कह रहे हैं कि जिताना नहीं हराना है, ये भी राजनेता थे। और आज योगी जी उनका प्रचार कर रहे हैं, ताज होटल की चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, क्योंकि बाबा ने चाय वगैरह मठ में तो इतनी बढ़िया मिलती नहीं, ना सचिवालय में मिलती। ताज तो ताज है, तो जो ताज में मिल रही है वहां पे तो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, खूब जो है नाश्ता कर रहे हैं। तो वो तो करना ही पड़ेगा, गलबैया तो डालनी पड़ेगी। इसीलिए राजनीति जो है धरातल में चली गई है संजय जी, रसातल में चली गई है। इसीलिए राजनीतिक लोगों से आम आदमी को घिन आने लगी है। और आपने खुद कहा ना कि उन्होंने पार्टी में बॉन्ड ले लिए, पार्टी में चंदा दे दिया। तो डकैती डालो और चंदा दे दो, और आप साफ सुथरे धुल गए वॉशिंग मशीन में, चकाचक आपके कपड़े हो गए। और जो एक सीधा सच्चा व्यक्ति है वो तो चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो आज की डेट में संजय जी ये हो गया है कि भले आदमी का जमाना ना राजनीति में है, ना किसी नौकरी में है। आप बताइए, एक नौकरशाह आपके मुंबई में अच्छा काम कर रहा है, फूड वाला, जो फूड कमिश्नर है वहां का, तुकाराम, वो सेलिब्रिटी बन गया है।
मेरी नजर में सेलिब्रिटी नहीं है वो तो एक ईमानदार व्यक्ति है, अपना काम कर रहा है, जो काम उसको दिया गया है। वो कोई अनोखा काम थोड़ा ही कर रहा है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि एक व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है वो भी सेलिब्रिटी है। कई लोग मुझे सेलिब्रिटी बता रहे हैं कि मलिक साहब, आप और संजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए जो है आप सेलिब्रिटी हैं। मैंने क्यों? अरे बोला आप सच बोल रहे हैं, आज के जमाने में सच बोलने की हिम्मत कौन कर रहा है? मैं कहा नहीं नहीं, ये गलतफहमी मत पालो भाई, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और ये कोई हम नई बात नहीं बोल रहे हैं। ये तो हमें सिखाया गया, हमारे परिवार ने सिखाया, हमारे पिताजी ने सिखाया, हमारी माँ ने सिखाया। हमको अनोखा काम नहीं कर रहे भाई। तो जब तक है हम इस तरह की चीजों को जिंदा रखें। हमने तो अपने पिताजी को, अपने दादाजी को खेत में बीज बोते हुए देखा है, और जब वो बीज बोते थे सबसे पहले राम का नाम लेते थे, भाई लो राम का नाम और शुरू करो। और फिर बीज मुट्ठी भर के ऐसे उठाएंगे और बीज की मुट्ठी को ऐसे माथे से लगाएंगे, और वो ये कहेंगे चिड़िया का, कौवे का, तोते का, गिद्ध का, सबका नाम लेते हो बिखेर दो बीज। उनको पता है कि आधा बीज तो पंछी चुग जाएंगे, आधा बीज बर्बाद होगा, और इसमें से 10% जो बीज उगेगा उसमें अपना भी पेट भरेंगे और देश की जनता का भी पेट भरेंगे। संजय जी, आज भी किसान अपना पेट बाद में भरता है, पहले जनता का पेट भरने का काम करता है। और ये राशन फ्री बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं हम दे रहे हैं राशन, ये कह रहे हैं कि सही हम बात। राशन दे रहे हैं। जी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब आपने राम का नाम लिया तो अयोध्या का ज़िक्र करना ज़रूरी है। वहाँ पे एक कारसेवकपुरम में शायद एक कोई ओम आश्रम था। वहाँ पे एक सभा हो रही थी साधु संतों की, चंपत राय की कारगुजारियों की। पुलिस ने आकर रुकवा दी सभा। संत नारे लगाने लगे, चंपत राय, चंदा छोड़, गद्दी छोड़, अयोध्या छोड़। ऐसे नारे लग रहे हैं, पता नहीं चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा को योगी जी बचा क्यों रहे हैं? क्या कहानी है? नहीं संजय जी, अगर आप देखेंगे ये बचाने की खाली बात नहीं है। मुंह नहीं खोल रहे हैं, आप मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। देखिए, जब कत्लेआम हुआ था गुजरात में 2002 में, वाजपेयी जी ने कई सारे बयान दिए थे, और कड़वे बयान दिए थे वाजपेयी जी ने, और वाजपेयी जी इनको तत्काल हटाना चाहते थे, वो नहीं हटा पाए। लेकिन उन्होंने, वैसा नहीं हो गया कि चुप करके बैठे, आंखें बंद करके बैठ जाए। आज आप मंदिर चोरी पे आंखें बंद करके बैठे हैं, जबान बंद करके बैठे हैं, आप वक्तव्य तक नहीं दे रहे हैं। तो ये जताता है कि आपकी इसमें 100% इसमें संलिप्तता है, बिना उनके हो ही नहीं सकता। चंपत राय की इतनी हिम्मत ही नहीं है। चंपत राय जी अगर 9 पेज की चिट्ठी लिख रहे हैं तो वो हवा में नहीं लिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सब नप जाएंगे। इसलिए चंपत राय जी चौड़े होकर घूम रहे हैं। और वास्तव में चंपत राय का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चंपत राय तो माध्यम है, चंपत राय तो जो आपके सामने दिख रहे हैं वो है, बाकी बात कुछ और है। स्पीकर, उनका मुंह स्पीकर है, आवाज कहीं और से आ रही है। उनके हाथ रोबोट के हाथ हैं, वो हाथ के संचालित कहीं और से किए जा रहे हैं। वो है। तो ये दिल्ली जा रहा है, पैसा के नागपुर जा रहा है, उसी, वो तो बात की बात है। लेकिन इसमें मामला है कुछ ना कुछ जरूर, और समय आने पर खुलेगा। हालांकि होगा कुछ नहीं, अभी मैं संजय जी बता दूं, ये हम और आप जैसे जो है बोलते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। क्योंकि जनता में भी काफी लोग ऐसे हैं जो अंधभक्त बने हुए हैं आज भी, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। भगवान के मंदिर में चोरी हो, डकैती हो, तब भी किसी व्यक्ति की आंख ना खुले, तो फिर उसकी आंख इसलिए नहीं खुलेगी क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहा है, वो जगा हुआ है, सिर्फ आंखें बंद कर रखी है। जो सचमुच सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे जगाओ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हकीकत यही है, जो नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी और बड़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। बात सच है, राजनीति में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में कैसा भी कूड़ा-करकट, कैसा भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी डाला जाए, बीजेपी उसको साफ कर देती है। लखनऊ में ताज होटल नया बना है, उसके मालिक, एप्को के मालिक अनिल सिंह, जिन पे ईड, सिंह, सीबीआई, इनकम टैक्स, यानी क्या-क्या बवाल चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी ताजपोशी। कहानी यही कहलाती है कि एप्को को सैकड़ों, हज़ारों करोड़ के ठेके दिए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।